नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल ग्रामर एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम विद पटेल सर में। आज की इस क्लास में हम कवर करने वाले हैं संस्कृत व्याकरण का चैप्टर फर्स्ट और इसका जो पार्ट है पार्ट 5। तो इसमें हम जो कवर करेंगे वो क्या पढ़ने वाले हैं, उच्चारण स्थान के बारे में। तो उच्चारण स्थान जो अलग अलग है, जो कंठ से निकला हुआ, तालु से, मूर्धा से, दंत से, ओष्ठ से एवं नासिका के उच्चारण को, इनके स्थान नासिका को क्या कहते हैं, उच्चारण स्थान कहते हैं। तो इसके बारे में हम अध्ययन करने वाले। तो देखेंगे उच्चारण स्थान, कंठ हो, तालु हो, मूर्धा है, दंत है, ओष्ठ है और नासिका। अर्थात गले का जो कंठ है, आप देख पा रहे होंगे, आप अपने गले में अगर लगाएंगे, हाथ लगा के देखेंगे तो आपको एक गले में एक उठी हुई या उभार रूपी एक संरचना दिखाई देगी, उसको क्या कहते हैं, कंठ कहते हैं। आगे इसी प्रकार से दंत जो है आपके दांत हो गए, ओष्ठ जो है आपके ओंठ हो गए और नासिका क्या हो गई, आपके नाक हो गई। इसी प्रकार से अलग अलग उदाहरण है। आगे देखेंगे कि इनको क्या कहते हैं, उच्चारण स्थान कहते हैं। जो वर्णों का उच्चारण करने के लिए फेफड़े से निकली जो निश्वास वायु होती है, तो वर्णों का उच्चारण करने के लिए जो फेफड़े से निकलती हुई जो निश्वास वायु होती है, वायु इन स्थानों का स्पर्श करती है। तो किन्हीं भी प्रकार के जो वर्ण होते हैं उनका हम उच्चारण अगर करते हैं तो अगर फेफड़े से निकली हुई जो निश्वास वायु होती है क्या करती है, इन स्थानों को स्पर्श करती है। चाहे वो ओंठों को स्पर्श करे या जीभ को स्पर्श करे या आपके कंठ को स्पर्श करे या आपके नासिका से होकर वो शब्द गुजरे, तो या आपके तालु से या मूर्धन्य से, तो इन स्थानों को स्पर्श करते हुए निकलती है। कुछ वर्णों का जो उच्चारण है एक साथ दो स्थानों से भी होता है। वर्णों के उच्चारण स्थानों को अग्रिम तालिका में समझा जा सकता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ एवं नासिका है वो क्या कहलाते हैं, उच्चारण स्थान कहलाते हैं। और इन वर्णों का उच्चारण करने के लिए फेफड़े से निकली हुई जो निश्वास वायु होती है इन स्थानों का स्पर्श करते हुए निकलती है। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि जो वर्ण उच्चारण करते समय किन्हीं किन्हीं एक या एक से अधिक दो स्थानों से भी होकर स्पर्श होकर गुजरती है, जिसको हम आगे एक तालिका के माध्यम से समझते हैं कि उच्चारण स्थान क्या होते हैं। तो आगे देखेंगे स्थान, स्वर, व्यंजन, अयोगवाय और संज्ञा। और इसके अंतर्गत जो स्पर्श व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन है, ऊष्म व्यंजन है, इनके बारे में भी पढ़ेंगे। तो कंठ जो है, कंठ से निकलने वाले स्वर कौन कौन है, आ और आ। तो ये कंठ से निकलने वाले स्वर हैं। और इसके अंतर्गत जो स्पर्श व्यंजन आते हैं तो वो कौन कौन है, का है, खा है, गा है, घा है और अम्मा। तो कहने का तात्पर्य है कि जिसको बोलने में जैसे जो स्वर हैं आ और आ, तो इनको बोलने में आपको सिर्फ कंठ का उपयोग करना पड़ता है और जो मुख है उसके और किसी भाग का उपयोग नहीं करना पड़ता है। तो ये कंठ स्थान से होकर ये शब्द गुजरते हैं, इन्हें क्या कहेंगे, इसे कंठोच्चारण स्थान के अंतर्गत रखेंगे। तो आ और आ, और स्पर्श व्यंजन कौन कौन से है इसमें, का है, खा है, गा है और घा है और अउआ। तो ये स्पर्श व्यंजन है जो ये भी इससे होकर कंठ से इनका उच्चारण होता है। आगे देखेंगे कुछ अंतस्थ व्यंजन भी हैं जिनका उच्चारण कंठ से होता है, जैसा कि या। इसके लिए आपको सिर्फ कंठ की जरूरत पड़ती है और मुख्य किसी और उच्चारण स्थान की आवश्यकता नहीं होती है। आगे देखेंगे एक ऊष्म व्यंजन भी है हा, तो इसका उच्चारण भी हो जाता है कहाँ से, कंठ से ही। और जो कंठ है इसकी जो संज्ञा शब्द है वो क्या है, कंठ। और जो विसर्ग है आपका जो अयोगवाय है विसर्ग, तो इसके उच्चारण के लिए भी आपको आह के लिए आपको सिर्फ क्या करना पड़ता है, कंठ का उपयोग करना पड़ता है। आगे देखेंगे तालु जो स्थान है इसके बारे में। तो इसके तालु से जो आपके उच्चारण स्थान करते हैं तो किन किन शब्दों का करते हैं, तो स्वर दो स्वरों का उच्चारण करते हैं आपके अपने तालु से, ई और ई। आगे देखेंगे कुछ और है जो व्यंजन है इनका भी आप उच्चारण करते हैं अपने तालु से, जो मुख है उसके तालु से। तो इसमें कौन कौन से स्पर्श व्यंजन का आप उच्चारण करते हैं, चा है, छा है, जा है, झा, ईंट। और एक अंतस्थ व्यंजन भी है रा, इसका भी आप उच्चारण करते हैं कहाँ से, तालु से। आगे ऊष्म व्यंजन है सा, इसका भी आप उच्चारण करेंगे तालु से। इसकी जो संज्ञा शब्द है वो क्या है, तालब। आगे देखेंगे मूर्धन्य के बारे में कि मूर्धा जो स्थान है इससे आप किन किन स्वरों का और व्यंजनों का उच्चारण करते हैं। तो मूर्धा स्थान से जो आप उच्चारण करते हैं वो करते हैं आपका रेलिका और ऋषि जो है, इन शब्दों का उच्चारण आप करते हैं। जबकि जो व्यंजनों के अंतर्गत जो स्पर्श व्यंजन है उनका आप टा, ठा, डा, ढा और अड़ा, इनका उच्चारण आप कहाँ से करते हैं, मूर्धा से करते हैं आप। और एक अंतस्थ व्यंजन जो है ला, इसका भी उच्चारण आप कहाँ से करते हैं, मूर्धा से करते हैं। इसको आप याद रखेंगे, जितने भी प्रकार के जो व्यंजन हों या स्वर हों, जिनका जिस स्थान से आप उच्चारण करते हैं उसको आप याद रखेंगे, क्योंकि पूछा जाता है कि कंठ से स्पर्श करने वाला इसमें स्वर कौन सा है या कंठ से स्पर्श करने वाला इसमें व्यंजन कौन सा है। तो आप इसको याद रखना पड़ेगा आपको क्या है। तो इसमें कंठ से जो स्पर्श करते हैं उसमें आप शामिल कर लें, क्या कर लें, का वर्ग है जो पूरा का पूरा का वर्ग इसमें शामिल है।
आ है और मतलब जो बड़ा वाला है वो भी शामिल है इसमें, और जबकि इसमें अंतस्थ व्यंजन जो है या है और हा है उस व्यंजन तो ये कंठ के अंतर्गत शामिल है। इसी प्रकार से आपको अगर तालु का याद करना पड़ा तो तालु का कैसे आप याद करेंगे कि इसमें क्या क्या शामिल है। चा वर्ग है जो शामिल है, पूरा का पूरा दूसरा चा वर्ग शामिल है, और इसमें छोटी और बड़ी भी शामिल है। इसमें जो अंतस्थ और उस व्यंजन है रा और सा, इस प्रकार से ये भी शामिल है। आगे देखते हैं अपन दंत के बारे में कि दंत जो स्थान है इससे होकर के कौन कौन से स्वरों का उच्चारण होता है और व्यंजनों का। तो जो लिर शब्द है इसका उच्चारण दंत से होकर के होता है, और जो स्पर्श व्यंजन है तो स्पर्श व्यंजनों में जो ता वर्ग है इसका ता था दा धा ना, इसका उच्चारण भी किससे होता है, आपका जो दंत है इससे होकर के आपका उच्चारण होता है। और एक है जो उसमें व्यंजन है इसका उच्चारण सा का उच्चारण भी किससे होता है, अपने आपके दंत जो उच्चारण स्थान है इससे होकर के होता है। इसका जो संज्ञा शब्द क्या है, दंत। आगे देखेंगे नेक्स्ट ओष्ठ के बारे में कि ओष्ठ जो आपके ओंठ हैं इनसे होकर के आपका कौन कौन से इनसे ओष्ठ उच्चारण स्थान से कौन कौन से स्वर बोले जाते हैं या व्यंजन, कौन कौन से व्यंजन बोले जाते हैं बोलते समय ओष्ठ का उच्चारण, ओष्ठ उच्चारण स्थान का उपयोग होता है। तो जैसे जो स्वर हैं उ और उ, तो इसके लिए आपको ओंठों की आवश्यकता पड़ती है। इसका आप खुद बोल के देखें, जो भी आप जैसे पढ़ते जा रहे हैं तो इसके साथ आप बोलते भी जाएं, जिससे आपको समझ हो सके कि क्या किस समय कौन सा उच्चारण स्थान स्पर्श करता है। तो आप जैसे उ और उ को बोलेंगे तो आप देखेंगे कि आपके जो ओंठ हैं इनमें कुछ गति होती है, तो आपको इनको उच्चारण के लिए आपको क्या जरूरत पड़ती है, ओष्ठ उच्चारण स्थान की आवश्यकता पड़ती है। इसी प्रकार जो पा वर्ग है पा फा बा भा मा, तो इनके उच्चारण में भी आपको क्या आवश्यकता पड़ती है, ओष्ठ की, आपके जो उच्चारण स्थान है ओंठ, तो इनकी आवश्यकता इनके उच्चारण में आपको पड़ती है। आगे देखेंगे जो अयोगवाय शब्द हैं पा और फा, तो इन शब्दों के उच्चारण में भी आपको जो ओष्ठ है इस उच्चारण स्थान की आवश्यकता पड़ती है, और इसका ओष्ठ का जो संज्ञा शब्द है वो क्या है, ओष्ठ है। तो बे शब्द या बे उच्चारण स्थान ओष्ठ, बे स्वर या व्यंजन जो ओष्ठ उच्चारण स्थान से होकर गुजरते हैं उन्हें ओष्ठ के अंतर्गत रखा जाता है। इसको भी आप याद रखेंगे। कैसे याद रखेंगे, इसमें पा वर्ग शामिल है और उ शामिल है। इस प्रकार से आप इनको भूल नहीं पाएंगे, अलग अलग याद करके रखेंगे। आगे देखेंगे नासिका उच्चारण स्थान के बारे में, इससे कौन कौन से स्वर इस उच्चारण स्थान से होकर बोले जाते हैं। तो नासिका उच्चारण स्थान जो है इससे आपको जो अनुनासिक स्वर हैं उनको बोलने के लिए आपको इसकी आवश्यकता पड़ती है, और जो अनुनासिक जो व्यंजन है अउआ ईंट अड़ा ना और माँ, तो इनके उच्चारण के लिए आपको आवश्यकता किसकी पड़ती है, नासिका की आवश्यकता पड़ती है। आगे देखेंगे और इनका जो अयोगवाय शब्द हैं कुछ, जैसे आपका जो अंक की बिंदी है या चांद बिंदी है, तो इन शब्दों को बोलने के लिए भी आपको किसकी आवश्यकता पड़ती है, नासिका के उच्चारण स्थान की आवश्यकता आपको पड़ती है। आगे देखेंगे इनके जो संज्ञा शब्द क्या कहलाता है, नासिक कहलाता है। तो नासिका को आप कैसे याद रखेंगे, कुछ अनुनासिक स्वर हैं और अनुनासिक जो व्यंजन है, जैसे अनुनासिक स्वर क्या है, एम है, ए है, और स्पर्श व्यंजन क्या है, अउआ ईंट अड़ा नामा। तो अनुनासिक जो व्यंजन है उनका उच्चारण के लिए आपको नासिका उच्चारण स्थान की आवश्यकता पड़ती है। कुछ अयोगवाय शब्द भी हैं, जैसे बेसर चांद की बिंदी है और अंक की बिंदी है, तो इनके उच्चारण में भी आपको किसकी आवश्यकता पड़ती है, नासिका की। आगे देखेंगे कंठ तालु के बारे में कि ऐसा उच्चारण स्थान या ऐसे स्वर या व्यंजन जिनके उच्चारण में आपको कंठ और तालु दोनों को स्पर्श करना पड़े उन्हें क्या कहेंगे, कंठ तालव्य कहते हैं। कंठ तालव्य की संज्ञा दी जाती है। तो ऐसा स्वर कौन कौन से हैं जो कंठ और तालु दोनों को स्पर्श करते हुए उच्चारण स्थानों से बोले जाते हैं। तो ए और आई, ये जो दो शब्द हैं या स्वर हैं, तो इनके उच्चारण के लिए आपको कंठ और तालव्य दोनों की आवश्यकता पड़ती है। आगे देखेंगे जो अंतस्थ व्यंजन है वा, इसके उच्चारण के लिए भी आपको कंठ और तालु दोनों की आवश्यकता पड़ती है। इनकी जो संज्ञा है शब्द है वो क्या कहलाता है, कंठ तालव्य कहलाता है। नेक्स्ट देखेंगे कंठोष्ठ, तो ऐसे शब्द जिनके उच्चारण स्थान कंठ की और ओष्ठ की, ओंठों की, इनकी आवश्यकता पड़ती है, उन्हें क्या कहते हैं, कंठोष्ठ कहते हैं या कंठोष्ठ संज्ञा दी जाती है। तो ऐसे कौन कौन से स्वर हैं जिनके उच्चारण में कंठ और ओष्ठ दोनों की आवश्यकता पड़ती है, ओष्ठ अर्थात ओंठ और कंठ अर्थात गले का जो कंठ है आपका। ओ और औ जो दो स्वर हैं आप देख पा रहे हैं, खुद बोल के अगर देखें तो आपको आवश्यकता पड़ेगी या समझ सकेंगे आप, ओ औ। तो इसमें आपको कंठ की आवश्यकता पड़ती है और ओंठों की आवश्यकता पड़ती है। अगर आप इसमें देखें कंठ से बोल के देखें, अगर बिना ओंठों के हिलाए डुलाए, ओ औ
तो आप नहीं बोल पाएंगे बिना होठों के गति किए हुए। तो इनकी जो संज्ञा शब्द है वो क्या कहलाता है? कंठोष्ठ कहलाता है। तो आप इसको भी याद रख पाएंगे। आगे देखेंगे दंतोष्ठ। तो दंतोष्ठ के अंतर्गत क्या है? दंतोष्ठ के अंतर्गत ऐसा कौन सा शब्द, वे शब्द शामिल होंगे जिनके उच्चारण में दांतों का भी उपयोग हुआ आपके और ओंठों का भी उपयोग हो एक साथ, तो उनके उच्चारण क्या कहेंगे? उनको दंतोष्ठ कहेंगे। आगे देखें जिह्वा मूल। तो इसके अंतर्गत कौन से उच्चारण स्थान, इस उच्चारण के स्थान के अंतर्गत कौन कौन शब्द शामिल है? जैसे का है और खा है। तो इस शब्द के उच्चारण के लिए आपको जिह्वा का जो मूल शब्द है, अंदर जिह्वा का जो मूल है, इधर जैसे जिह्वा हो गई आपकी, जिह्वा का जो मूल है इसको आप उपयोग करेंगे तो इनको जिह्वा मूल से उच्चारण स्थान करने वाले शब्द कहलाएंगे, जैसे का और खा। इनका जो संज्ञा शब्द क्या कहलाता है? जिह्वा मूलीय होता है। संबंध स्थानों के जो नसात हैं, जो नासिका से भी पंचम वर्णों का उच्चारण होता है। तो आप इनको समझ सकेंगे और आप इनको इस चार्ट को याद कैसे करेंगे इसके बारे में आप प्रयत्न करें। बार बार अगर प्रयत्न करते हैं या बोल कर देखते हैं तो आपको अपने आप समझ सकते हैं कि इससे इसका उच्चारण होता है, क्योंकि इसमें पूछते इसी प्रकार से हैं कि इसमें कंठ से उच्चारण करने वाला शब्द कौन सा है? तो आ और आ, और इसमें आपको ई और ई भी लिख देंगे। तो आप इसमें क्या लगाएंगे? तो आ और आप इसमें टिक लगाएंगे या ऑप्शन सही मानिए। तो आपको इसके याद करने की जो ट्रिक है वो बताते हैं। कंठ तालु को से आप कैसे याद करेंगे? तो कंठ के में जो है वो आपका वर्ग शामिल है और इसमें 2 वर्ड और याद रखेंगे आप, आ और आ। इसी प्रकार तालव्य जो है इसमें आपको 4 वर्ग शामिल होता है, ई और ई भी इसमें शामिल कर देंगे। क्रम छोटा जो स्वर है इनका भी क्रम देखते जाएं, इसी प्रकार से बढ़ाते जाएं और इसमें जो वर्ग है इसको बढ़ाते जाएं। अब इसके बाद आप इसको मूर्धा और दंत को याद करके किसको याद करेंगे? ओष्ठ को। तो ओष्ठ को आप याद करेंगे जैसे ही, तो इसमें पा वर्ग शामिल कर दें और इसमें ऊ और ऊ शामिल हो जाएगा आपका। स्वर इसी क्रम में चलते जाएंगे। आगे आप क्या करेंगे? अनुनासिक स्वर। कंठ तालव्य का भी आप याद रख पाएंगे, ए और आई। कंठोष्ठ का याद रखेंगे, ओ और औ। जो नासिका स्वर है इसमें आप जानते हैं अनुनासिक व्यंजन कौन से हैं? उआ, ई, डड़ा, ना और मा। दंत के लिए आपका जो ता वर्ग है शामिल है, ता, था, दा, धा, ना और लिर स्वर शामिल है। तो इसी के साथ आज का जो अपना टॉपिक था संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत चैप्टर फर्स्ट वर्ड विचार का जो पार्ट 5 वो 4 स्थान वो समाप्त होता है। अगले पार्ट में, पार्ट 6 में हम पढ़ेंगे प्रयत्न के बारे में। इसके जो अनेक अनेक भेद हैं उसके बारे में भी हम पढ़ने वाले हैं, प्रयत्न के भेदों के बारे में। तो इससे पहले जो पार्ट है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 और पार्ट 5 इसके वर्ड विचार के चैप्टर के, तो उसको भी आप कवर कर लें। तो चलिए मिलते हैं अगले एक और नेक्स्ट अगली क्लास में अगले एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, वेलकम।